मानव में उसके आकार के आधार पर आचरण निश्चित नहीं है। मानव में कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता को वो जिन मान्यताओं या समझ के आधार पर इन्वेस्ट करता है, उसके आधार पर उसका आचरण दिखाई देता है। ये जो अलग स्पेस, अलग जो जात की बात कर रहे हैं, वो आचरण के आधार पर ही होगा, है ना। तो अभी तक क्योंकि हमने मानव में आचरण की सार्वभौमता को नहीं पहचाना है, जैसे मटेरियल में सबका ISI ISO है, उस ISI ISO के आधार पर हम किसी मटेरियल की क्वालिटी को पहचानते हैं और उसकी जात को पहचानते हैं। उस तरह से आदमी में एक यूनिवर्सल ह्यूमन कंडक्ट, एक मानव होगा तो उसके पैरामीटर्स क्या होंगे, एक मानव होगा तो उसके पैरामीटर्स क्या होंगे। कोई सुपर ह्यूमन बीइंग की कल्पना हमारे पास है तो उसके पैरामीटर्स क्या होंगे। और यदि आदमी का शरीर है और आदमी नहीं है तो उसके पैरामीटर्स क्या होंगे। ऐसी कुछ जात का स्पष्ट एक विवरण, उसका एक स्पष्ट, आपने कुछ पैरामीटर्स की बात की थी अपने इंट्रोडक्शन में, वो एक क्लियर हमारे पास आ जाएगा जो कि यूनिवर्सल होगा। अब घटना के रूप में शिक्षा परंपरा बदलेगी और फिर ऐसा बहुत सारे लोग होंगे, वो आगे ही घटना है। हो सकता है 10,000 साल ना लगे, कम में हो जाए। हम एक अभी टॉप ऑफ द ऑर्डर है, इवोल्यूशन के ऑर्डर में टॉप में है, इसलिए है। बाकी प्राणियों को आप एक, ये जो 4 गट बनाए आपने, तो उसमें हमने जीव अवस्था को एक गट बनाया, वनस्पति अवस्था को एक, शायद मेरी हिंदी गलत हो, वनस्पति अवस्था को एक गट बनाया और मानव अवस्था को एक गट बनाया। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि 10,000 साल बाद ये मानव अवस्था और जीव अवस्था एक गट में चले जाएंगे और एक दूसरी अवस्था आएंगी। मैं उदाहरण पे तरह पे बोलना चाहता हूं, नहीं, अभी भी हो रहा है वो। मैं मतलब कुछ उदाहरण आप लोगों को दे दूं, जैसे कि जीन्स के ऊपर डिपेंडेंट है, तो देर आर, नहीं सुनिए, मुझे पूरा तो बोलनी चाहिए। देर आर डिसीजेस, सपोज एक टाइप का मलेरिया है, वो जो डास है, वो मच्छर अगर सबको काटे, लेकिन कुछ लोगों को मलेरिया होता है, कुछ लोगों को नहीं होता है, क्योंकि उसमें इनहेरेंट पावर है कि वो डिसीज से फाइट कर पाए। कुछ लोग हैं उससे फाइट नहीं करते, इसलिए वो मर जाते। सिमिलरली, वेदर यू बिलीव इट और नॉट, दे हैव ऑल दी जेनेटिक मैपिंग ऑफ जितने भी वंश है पूरे पृथ्वी में, वो सब वंशों का जेनेटिक मैपिंग अमेरिकन के पास है। तो दे कैन डेवलप अ बायोलॉजिकल वेपन विच विल किल ओनली नॉन वाइट genetic content wala people, and all whites only will survive, and that may lead to a new evolution, whatever, new species, and few humans, a few slaves like us only will remain. That is quite a possibility. मतलब ऐसे नहीं कि मानव का नाश हो जाएगा, नया स्पीसीज का भी जन्म इस पृथ्वी पे हो सकता है। जो कार्य कर रहा है प्रकृति के विरुद्ध है, तो बदल, तो वहीं पर वो बदल की बात आती है। Going to change over a period of time. So what sort of these physical characteristics? Another thing is, it is not only a man. For example, some of the mammals like rats, they have developed certain characteristics which can be considered as wisdom. So at present we are considering so-called wise Homo sapiens are only the wisdom bearing, but it is not so. Even the rats are having wisdom. That is, they have evolved. So, ये जो हम जब बोलते हैं कि निरीक्षण करना, उसका एनालिसिस करना और कमिंग टू द कंक्लूजन, दैट इज बिकमिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवन अदर एनिमल. So we have first diverted man as a wise animal and other are subordinate. It is not so as per nature order. ठीक है, तो मुझको ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा सा अभी एक बार हमने मानव को समझने का काम पूरा नहीं किया है ना। तो मानव को समझे बिना हो सकता है इन स्टेटमेंट्स को हम और बेहतर तरीके से कह पाएंगे। तो एक बार मानव को समझने का काम हम लोग पूरा करेंगे और फिर इन सब बातों पे आएंगे। तो एक तो ये होने वाला है, एक तो कम से कम शरीर का जो शेप और साइज है ना, इसमें कोई फर्क पड़ेगा ऐसा नहीं लगता है। दूसरा, जो आप जो बात कह रहे थे और जब आपने फाइनली कही तो कुछ अलग हो गई। एक तो यह है कि जो नेचुरल आदमी का विकास का क्रम है, उसमें कोई हम कहें कि कोई समझ के साथ इवॉल्व होना,
ये एक घटना है, और आदमी का मैनिपुलेटिव मानसिकता या उसके कारण कोई धरती पे विनाश की कोई स्थिति बने, धरती रहने के लायक ही ना बने या कुछ ही लोग रहने के लायक बने, वो सारी फिर बहुत सारी बातें हैं, उसका तो कोई अंत नहीं है। कुल मिला के चाहे अमेरिकन मानव है, चाहे भारत में है, मानव है, वो निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहता है, उसका सबको खत्म कर देने का भी कुल इतना ही मामला है कि ये सारा नेचुरल रिसोर्स को ये यूज कर डालेंगे तो ये सारा रिसोर्स हमारे लिए ही अवेलेबल रहे, है ना, इसलिए बाकी सबको खत्म हो जाना चाहिए। कुल मिला के वो भी घटना सुखी होने के अर्थ में उनकी एक अपने डिजाइन है। यदि मानव को समझ में आता है कि सुखी होने का डिजाइन क्या है और को एग्जिस्टेंस है, तो धीरे धीरे फिर वहां भी कुछ बात पलट सकती है ना। तो ठीक है, मैं सोचता हूँ ये बात यहाँ तो हम अभी तक जो हमने चर्चा किया कि सुख क्या है, व्यवस्था को समझना, व्यवस्था में जीना ही सुख है, और व्यवस्था को समझना मानव, परिवार, समाज और प्रकृति के स्तर पर हमको व्यवस्था को समझना है। अगले 4 दिनों में हम इस 4 चैप्टर्स पे बात करेंगे। बढ़िया, हाँ जी। कही उसके ऊपर थोड़ा कमेंट करना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है जीव अवस्था, प्राण अवस्था और वो पदार्थ अवस्था से मानव को निकाला गया। इसका जो 2 बात सर ने कही अभी, कल्पनाशीलता और एक कार्य प्रणवशीलता, जो 2 मुद्दे हैं, बुद्धिमत्ता और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी व्हाट वी आर हैविंग इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, एंड देयरफॉर व्हाट वे दिस थिंग गेट्स डेवलप्ड विल डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ इवोल्यूशनरी नेचर ऑफ मैन विल। इसलिए मैं उस बारे में अभी कमेंट नहीं किया, क्योंकि अभी कमेंट करना बनेगा नहीं, है ना। अभी हमारा उतना प्लेटफॉर्म खुला नहीं है। थोड़ा सा आगे प्रकृति पे हम बात करेंगे तो उन सारी बातों पे बात करेंगे। हाँ जी, बढ़िया, सब ठीक ठाक हैं, गुड है। ब्रेक कहाँ? 12:30। काफी डिस्कशन हो गया ऐसा लगता है। मेंटल सैचुरेशन हो गया। हाँ जी, बताइए। विद द पॉइंट बताइए। स्वीकार करने की अगेन बात आती है, वही कि कुछ भी चीज स्वीकार करके मानव में मानव को समझना, परिवार में परिवार को, व्यक्ति को खुद से समझना, खुद को समझने के बाद ही हम दूसरा कुछ कर सकते हैं। बाकी रह गई जो फिजिकली चेंज की बात, तो थोड़ा किडिंग बोलो या वास्तविकता बोलो या फिलोसॉफी बोलो, बाय नेचर हम फिजिकली भले चेंज हो ना हो, कभी कभी बाय नेचर हमारा गुस्सा या तो हमारा एटीट्यूड किसी की तरफ होता है, या जेलस होते हैं, या ईर्ष्या होती है, या गुस्सा होता है, वो भी 1 टाइप ऑफ चेंज है, ऐसा मैं समझती हूँ। हाँ जी, ये 2 बातें जो संजय जी ने रखी और वैदेही मैडम ने रखी, डिफरेंट मतलब अलग, मुझे लगता है अलग नहीं, मानव में वो क्षमता अधिक है बाकी प्राणियों से, शायद इसीलिए हम लोगों ने अपने आप को अलग किया है। तो ये भी शक्यता है कि हम एक प्राणी है, फ्यूचर में उत्क्रांति होगी। ये उत्क्रांति कैसी है कि उत्क्रांति करेंगे, मैं सोचता हूँ बदल अभी तो आदमी की शरीर रचना भी बदलेगी, तो बुद्धिमत्ता भी अभी बदलेगी। मैं सोचता हूँ हाँ। कि बहुत सारी बातें हम अपनी कल्पना से कहें, है ना, और आप कहेंगे तो मेरे को उसमें कुछ कहना है, बरोबर है ना, तो इसलिए अभी मेरे को कुछ नहीं कहना है। हमें कहना है, लेकिन हमें मेरे को सब लोगों ने आपकी बात जांचने का प्रयोग किया। सुकृति का भाव जीना सुख है, तो आपके लिए ये सुख की भावना है। हाँ, वही इससे आज बेहतर है। ये डिस्कशन अभी तक जो इवोल्यूशन हुआ है उसके बारे में हो रहा है, हाँ। आगे इवोल्यूशन कहाँ पहुँचने वाला है मैं वो कह रहा हूँ बात कि अभी उस चैप्टर को अपन शुरू ही नहीं किए हैं, तो थोड़ा सा उस पे अपन अभी रुक के चलते हैं। हाँ, चलिए, मैं एक बात इन्होंने छेड़ी, इन्होंने कुछ कहा, शायद बाकी लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो इन्होंने एक कहा कि बहुत सारे ऐसे हमको गुस्सा आ जाता है ना, ये भी एक तरह का चेंज है, या अभी गुस्से को हम बहुत स्वाभाविक आ ही जाता है ना। तो ये जो स्वाभाविक कहने वाली बात है ना, नेचुरल हम जो कहते हैं, तो गुस्सा एक स्वाभाविक घटना है कि अस्वाभाविक घटना है? स्वाभाविक घटना है ना।
अब देखिए नहीं करते इसलिए वो अस्वाभाविक है ना। स्वभाव का क्या मतलब है? स्वभाव का मतलब है स्वयं में जो स्वीकृत भाव है वही स्वभाव है। मेरे लिए मेरा गुस्सा स्वीकार किया है। नहीं, स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं है, राज रोज आता है, लेकिन वो लोग दूसरे को स्वीकार नहीं करते, है ना। इसके लिए उन्हें सुख नहीं अब एक चीज देखें, जिसको गुस्सा आता है क्या उसको उस क्षण वो स्थिति स्वीकार है? जिस पे गुस्सा करता है क्या उसको स्वीकार है? गुस्सा करने के बाद दोनों की स्थिति जो बनती है क्या वो स्वीकार है? तो गुस्सा एक मोस्ट अस्वाभाविक काम है। पर सोम जी आज भी ने पोस्टर बता दिया योगा का, जिससे गुस्सा बहुत कम हो सकता है। है ना। अब एक छोटी सी हल्की फुल्की बात हो जाए कि हम लोगों ने सुख को लेके कुछ बात की और हम सभी लोग अभी समाज के उस वर्ग से हैं जिस वर्ग से कि काफी बड़ा वर्ग नहीं है ना, एजुकेशन में, सुविधाओं में वगैरह वगैरह। तो ये जो सुख की चर्चा हुई और हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो सुखी होने के लिए हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो क्या कर रहे थे और ये क्या है, दोनों के बीच में कोई रिलेशन है नहीं है? क्वेश्चन रेलिवेंट है ना। फिर से रिपीट करता हूं। हमने चर्चा किया कि हर मानव सुखपूर्वक जीना चाहता है और सुख को हमने समझने की कोशिश की तो पता चला व्यवस्था को समझना और जीना, और इसके अलावा सुखी होने का कोई चारा है नहीं यदि निरंतर सुख की बात करें तो, है ना। और सुख तो निरंतरता ही है, उससे कम में हम कोई कंप्रोमाइज, उससे कम में जो भी कुछ है वो एक कंप्रोमाइज है, समझौता है जो हमको नहीं चाहिए, है ना। तो फिर आज तक जो हम सुखी होने के प्रयास कर रहे थे वो क्या था? चलिए एक बात, इसको आप सोचिए, इस पे बात करेंगे। एक दूसरा क्वेश्चन, हर मानव की जो मूल चाहत है वो एक है, ये क्लियर हो गया। इसमें आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, ये आदमी की क्षमता के बियॉन्ड है ना, ये ऐसा ही है। आदमी की मूल चाहत एक है। फिर आज तक जो हम करते रहे, कभी हमको लगा कि टॉफी चाहिए, कभी हमको लगा अच्छा कपड़ा चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा एजुकेशन चाहिए, जॉब चाहिए, अच्छी बीवी चाहिए, मकान चाहिए, है ना, बच्चे हो गए उनके, है ना। ये जो बहुत सारा हमने किया और हम सफल भी हो गए, हमने पूरा भी कर लिया, क्या ये इस तक कनेक्ट हो पाया? नहीं। क्यों नहीं? क्या ये सब कुछ गलत है, नहीं करना चाहिए? क्या गड़बड़ हो गया? माइक। जब हमने ये नीड्स पे कहीं जाके लाइन नहीं खींची कि दैट्स इट, हम और की तरफ भागते रहे, इसलिए हमें रियल ये संभव नहीं है। नीड्स पे लाइन खींचना संभव नहीं है। कुछ और होने से लाइन अपने आप लग जाती है। जब खींचते हैं तो लगती नहीं है ना, और जब कुछ समझ लेते हैं तो अपने आप ही कुछ लग जाता है। तो लाइन खींचने से तो नहीं लगती। नीड्स पे लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, नीड्स को क्लासिफाई करने की जरूरत है। दो तरह की नीड्स हैं, एक तो नेसेसिटी कहते हैं और दूसरा लग्जरियस नेसेसिटी। तो लग्जरी की वजह से नहीं, आवश्यकताओं को क्लासिफाई करके पहचानने की बात कर रहा हूं, रोकने की बात नहीं कर रहा हूं। और जब हम ठीक है, आपका व्यू आ गया। ये अब आवश्यकताओं को क्लासिफाई, तो अब हम सोचें, मैं सिर्फ जो एक पॉइंट जो कहना चाह रहा हूं वो ये कहना चाह रहा हूं, जैसे हम में से कुछ लोग इंजीनियर्स हैं, हम में से कुछ लोग कोई टीचिंग, कोई बिजनेस, कोई कुछ और, है ना, कोई स्टूडेंट है। तो हम ये सब जिनका पूरा हो गया है, इसके बावजूद भी ये इससे कनेक्ट नहीं हुआ, है ना, ये क्या झंझट हो गया, क्या मान्यता इसके पीछे अटक गई?
हाँ, See, विलासिता के पीछे भागने की वजह से बाकी जो तत्व हैं, पदार्थ, जीव और प्राण, उसके साथ जो असंतुलन हो जाता है और बस इसी तरह से पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है और इसीलिए निरंतर सुख की कल्पना नहीं की जा सकती। चलिए मान लेते। हाँ जी, आप कुछ करें। yes, हाँ, suppose you don't have all these things. Just like when I am in the Vaman stage itself, I have realized both are not connected. So, do you suggest that I should not No. go across all these phases and directly go there? नो, एग्जैक्टली नॉट। So, नो, है ना? तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा है ना? इट्स ए पार्ट एंड पार्सल, ठीक। लेकिन कहीं ना कहीं क्या हमको बता दिया? हमको बता दिया कि बेटा पढ़ लो, 2 रोटी के लायक हो जाओगे, है ना? तो इस समझ में आया कि 2 रोटी के लायक होना ही जिंदगी है। फिर बताया कि देखो उसको, देखो वो तुमसे आगे है। अब ये भी समझ में आया कि दूसरों से आगे निकलने का नाम जिंदगी है। 2 बातें समझ में आ गया। 2 रोटी के लायक होने का नाम जिंदगी है, दूसरों से आगे निकलने का नाम जिंदगी है, ठीक। ये जो जीने की फिलॉसफी है, ये हमको कहां से मिली? लाभोन्माद, भोगोन्माद, कामोन्माद, है ना? और ये फिलॉसफी को हम लेके हम भी ढो रहे हैं। यदि मुझको बताया गया होता कि इंजीनियरिंग तुम्हारी जिंदगी का एक पड़ाव है ना, ये तुम्हारी मंजिल नहीं है, तो मैं आगे भी सोचता। जिनकी 2 रोटी की जरूरत पूरी हो गई है वो दौड़ रहे हैं, जिनके लगता है कि अब यार अब व्हाट नेक्स्ट, अब उनके सामने वैक्यूम है। तो इसके साथ में कनेक्ट होना, तो कुल मिला के इसको यदि पॉजिटिवली कहें तो ये हमारी जिंदगी के पड़ाव है। भ्रमवश, आउट ऑफ इल्यूजन, हमने पड़ाव को ही मंजिल मान लिया। स्टेप्स, भ्रमवश हमने स्टेप्स को ही मंजिल मान लिया, और स्टेप पे पहुंच के मैं तो कह रहा हूं मैं तो मंजिल पे पहुंच गया हूं और मैं वहीं पे रुका हुआ हूं, है ना? ये एक बहुत सीरियस कंसर्न है। हर परिवार अपने बच्चे को कहता है कि बेटा पैसा ही सब कुछ है ना? माने डायरेक्टली इनडायरेक्टली, है ना? और समाज भी ये बताता है कि पैसा होने से सब ठीक हो जाता है। देखिए, अब अपन कहें यहां कुछ भी, सुबह से लेकर शाम तक का कार्यक्रम देखें और हम क्या चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं उसको देख लें एक बार। क्या चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं? पैसा, ठीक। हम कहें कुछ भी, लेकिन हमारी जीने की फिलॉसफी डायरेक्टली इनडायरेक्टली समाज ये बताता है कि भाई पैसा ही सब कुछ है और पैसा होने से सब ठीक होगा। तो ये जो पूरा मामला हो गया, इसको मैं दूसरे शब्दों में इस तरह से कभी कहने की कोशिश करता हूं। वही तो कह रहा हूं, यही कंफ्यूजन हो गया ना। हम सब किसी पड़ाव पे आके रुक गए हैं और ये मान के कि हम मंजिल पे पहुंच गए हैं, है ना? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? During the interviews with a large number of students, Yes, we asked the same question. right. What is your objective? हाँ, And what answer we get is exactly this padav. My objective is to do MBA. right. My objective is to be a CEO. Yes, Then when we question them further, and that is where I wanted to, is basically they are not able to think beyond. The capacity to think itself restricts them to think of a long-term goal. When we tell them that your objective in life, is it being a CEO, not having a family, not having children, not having a car or a bungalow or whatever it is? Yes, of course. So they are probably putting that in the words, and they are not able to think beyond, and that is why the padav becomes the manzil temporarily. As you reach a particular milestone, benchmark, you think of the next benchmark, and probably that is
that is the nature, and that is also the way we are, you rightly said, educated. That today your objective is in 10th standard you must pass, in 12th standard you must get this many, you must, right now you should focus on CET, now you focus on CAT, now that you focus on UPSC, this thing, in IAS, now you must get into this cadre, after that you must reach a secretary level. When he retired as a secretary, and I was very surprised, I had the occasion to meet Mr. Krishnamurthy, who was the Chief Election Commissioner till a few months back, and a very simple man, I mean as simple a person like any of us. When I asked him that question, having reached, he said, no, this is just a way of thinking. Now I got into real life. After retirement, he came and spoke to our students, and he said, now I have got into real life. Now I am working for an NGO. I am trying to organize something. I met the UGC chairman the other day, and so retired person, 6 months back he retired. I asked him the same question. He said, no, now I am working for an NGO. They have made an organization called Education Promotion Society of India, under which they are trying to utilize the infrastructure and the academic infrastructure of the institutions in Pune, in and around Pune, to, or in the Western India, to efficiently utilize the academic and infrastructure resources. So, your point is absolutely correct. It may be, I mean, this is my way of thinking probably, and based on the interviews that I have had with a large number of students, is that they are not able to think beyond a particular thing, and that is a conditioning made by our newspaper, TV, society, friends, everybody. They realize what they can do at that point. Let us say they have realized at the age of 10th, okay, they have realized, yes, what next, what next, what next. Finally it is at that point. But what they can do at that point, I mean, a person who can do at the age of 60, even if I realize at the age of 10, can I do that? Is one question. No, it's not a compromise. See, nature has its own laws. If somebody, just 1 second, if somebody is matured at the age of some, can you change that? That's the nature. You take the occurrences of how many maturities are happening at what age. And if you say, somebody has to mature at the age of 2, does it occur? You are thinking something different from the nature of the law, which is not correct. That is the disorderness. That is the disorderness. See, that is what exactly he has brought in. That is Swatantrata, Karya Swatantrata, no. or Kalpanashilta. He has the Kalpanashilta, but he doesn't have the There is no Karya Swatantrata. So That you is why he had to mean select thinking? occupation. No, And therefore he did it up to the age of 60. There are people who are done everything. No, thinking, which means, Kalpana Shakti, that I can independently start. what is Kalpana Shakti? Adolescent stage is, See, today, maybe, based on several I'm in occurrences, economics, if but that is possibility happening is at the age of 13, is it Kalpana Shakti? It is not Kalpana Shakti, that is the reality. Because that has been happening for over generations, it has been happening. And how can I think that as a Kalpana Shakti? Then why we say that at the age of 60 when person retires, we always say that we wish you all that what you could not succeed in doing in the whole life, you get the good health and all that to complete it. That's because he had an adjustment with his life. In order to earn his bread and butter, he had accepted some certain thing as an occupation. Maybe there are very few people who really take up the things as what they, like Mr. Somji, who has now taken up, of course he realized that engineering is something which is not, and he was fully convinced about it, and therefore he took, and probably at the age of 60 he will say, yes, my life is fully fulfilled. Madam, I have a but persons okay, like I have a me direct question at this point.
Just I have a let me, no, no, let no. me Just complete. okay. Let me complete, Okay. and then you can put number Yes, of yes, questions. okay. Not at all, absolutely no problem. Okay. But then, person like me, suppose I am so much interested in journalism or so. Today, even if I feel so, I am conditioned or I am rather compelled because of certain things that I have to continue. Unless I take VRS or so, I may not be in a position to do that. That is what lures me, or my Kalpana Shakti, or what it is. This Karya Swatantrata is not allowing me to do, because possibly I am not an established journalist. No one is going to accept even if I start to tomorrow writing as freelancer also. So I may not be in a position to fulfill the other things, and therefore I don't enjoy that freedom, which I may enjoy after taking VRS or after that service retirement and something. That is what exactly we are. बात ये है कि if in young age if somebody realizes what the real goal of life, so what he can do, he is helpless as he is saying. तो यहाँ पे मेरा कहना ये है कि सब लोग हेल्पलेस नहीं होते हैं. 16-17 की उम्र में रियलाइज करने वाले बहुत सारे बच्चे माँ बाप के साथ बगावत करके अपने रास्ते पर निकल जाते हैं. तो ऐसा ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं कि बच्चा कुछ नहीं कर सकता. खुदीराम बोस का उदाहरण है, 16 साल में फांसी पे चढ़ गया. भगत सिंह है, उनके घर वालों ने नहीं चाहा था. तो ऐसा होता है, बहुत सारे लोग हैं जो घर छोड़ देते हैं, समाज सेवा करना है तो कर ले, उसी के पीछे चले जाते हैं. I think we are talking about 2 to 5% people. हाँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ. 95% people नहीं कर पाते हैं वो. What is being imposed, and you are making a compromise with the situation, so with the condition. Yes, yes. वो जो चल के आ रहा है वही स्वीकार करने में ही अपना सुख है, क्योंकि हम दूसरा अलग सा we like to always flow. For those 95%, basically we are conducting this type of courses to let them realize. Yes. That is what exactly. That is yes, what, yes. What he is raising a point is about 5%, and what we are talking about is for 95%. हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? I wanted to make a point. I think probably this will clear out the web in which we are entangled. What happens is that every society, now let us say this is consumer producing society, consumer goods are being produced. It has its own laws. The economic process has, production process has its own laws, and it is independent of everyone, the person who invests, the owner and the worker and the middle management people. Similarly, if we look at that all this is independent kind of system itself, the society at large, various orders are there. And if we look at the economic process, it will cast its own spell. How many engineers to be produced, which kind of quality, telecommunication or electronics or aero engineering, and management, how many students to be produced, IT, it is the market forces which decide. So there is some laws operating within this framework. And those laws actually give us through the media, through parents, because parents also are a part and parcel of the whole system. And therefore, all these illusions, we stick to these illusory ideas. We stick to them realizing that they are illusory, and we are not able to come out of it. I would like to equate this, for example, till we exceed a certain threshold velocity, we cannot go out of the magnetic field of Earth. This is what exactly happens. And those few people who can transcend these limitations, they obviously will do something which is very absolutely innovative. Age is not a barrier. We do not know. We have to investigate. Yeah, that's not the point. तो लगता है कि शायद वो जो थ्रेशोल्ड वेलोसिटी है ना, वो कुल मिला के समझ ही है, वो आदमी में ही घटने वाली घटना है. अभी कुछ लोगों की वो संस्कार, अभी जिनकी घटती भी है, वो किसी पॉइंट पे जाके हम परेशान होने लगते हैं, निराश होने लगते हैं. मैं भी उनमें से एक हूँ, था, आप भी उनमें से एक हैं, है ना. तो जब तक हमारे पास विकल्प नहीं है, unless and until we have a practicable alternate or a solution or a natural solution, तब तक वो कुछ हम एक हट के दूसरा हट के तीसरा कुछ प्रयोग करते रहेंगे, है ना. लेकिन एक व्यवस्था ऐसी हो सके, एक एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा हो सके जहां बहुत लोग ऐसा सोच सकें. और सिस्टम, देखिए एक बात है, कार्यक्रम के लिए आदमी या आदमी के लिए कार्यक्रम, क्या ठीक है? और अभी तो कार्यक्रम के लिए आदमी है ना. तो कुल मिला के कार्यक्रम आदमी की तृप्ति का फैलाव है ना. कार्यक्रम आदमी की तृप्ति का फैलाव है. खुश होके कुछ करना
या खुश होने के लिए कुछ करना? है ना? जब समझ कर जीते हैं तो खुश होकर कुछ करते हैं और कुछ करके भी खुश होते हैं। जब बिना समझे जीते हैं, खुश होने के लिए कुछ करते हैं और करने के बाद दुखी होते हैं। करेक्ट? हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, माइक ले लीजिए आप। One thing I would like to say, as he has rightly pointed out, at the age of 10th or matriculation, if the person starts understanding, it is the best expected situation. Because as Sir has also said, if the person is perhaps UPSC, perhaps C or MBA, these are the people who are going to become the decision maker. These are the people who are going to set the policy. And turning over a system is very difficult. Over a period of night, that doesn't occur. It requires its own time. And if the majority of such people who are decision maker will come out of this type of percentage, that they know what they want to do. For example, particularly I am associated with these bureaucrats, the bureaucrats from Maharashtra, those who become bureaucrat, UPSC, etc. They come for coaching thing, and apart from their examination coaching, we always emphasize on that they should work for welfare state, because that is one of their objective that they learn at Mussoorie. But if their thinking is not provoking them to learn, they will not learn. Perhaps they will learn at the syllabus. They will forget over a period of 1.5 years, and then when they will go as a bureaucrat, again they will become the part of bureaucracy, the mechanism. So there are many people, and as Madam says that they have to come out of the service and do, not necessarily. There are some people who are in the service, but they are trying to change the system. Of course, it is not within their sphere perhaps. To change, it takes time, they may become failure, but at least they can try over. चलिए मैं IAS interviews and other things. I would like to throw some focus on this. While conducting the interview, when we ask them why you want to join IAS program, the students are having, it has power, prestige and lot of money in the society. They do not have the inclination. They do not have the qualities an administrator requires. Probably there are some students who have passed out MBBS, BMS and all this, or even engineering for that matter. Those who have wasted, I can say, at the social cost, that they have wasted the seat of someone else who could have got, and still then they want to join. It means that it is not their inherent capacity as such, but what is the condition that is getting the government's job, so that you have the security as such, and getting prestige and power. So it has nothing to do with person's approach or that latent capacity and all that. That point I wanted to focus here. That is one thing. And what Dr. Verma sir said, I will like to have comment on that. Why we are failing today? If economic balances are to be maintained, and if that type of survey can be undertaken, I think what we exactly need today, at least in India, is human resource planning. Unfortunately, we are not having that long-term perspective plan for human power resources or human management. Probably we have been successful to a great extent in human resource development, the sense we talk about the development of health, education and other things. But human resources planning is in short, and that is why whether arts faculty would be more or science would be lesser, or this commerce graduates would be produced more, all this type of imbalances is there, and wherever there is demand something like that, we go on rushing for that particular type of stream. So actually what we need is that sort of introspection and that sort of policy. Thank you, sir. मैं सोचता हूँ, yes please. What I would like to give first example. For example, an steam engine cannot be discovered. An steam engine cannot be discovered then when it was discovered. That is, it could not be discovered at the time of Shankaracharya. What I meant is that the system itself has a hypnotic effect on how our behavior, even the power to invent. We can take the flight of fancy, we can use our kalpana,
That is perfectly fine. But when it comes to really doing, translating into reality, a steam engine could not be, because the steam engine gave impetus to the Industrial Revolution in the European countries, isn't it? So this is not possible. So what I would like to make a point that the system decides that what kind of bureaucrats are needed. What is bureaucracy? These terms themselves are probably churned out in this particular apparatus, and therefore this is what happens. So here it comes the genetic makeup of man, you know, including neuroscience probably will be able to shed some light over here. And so we want to transform. Now, insofar as the transforming philosophies are concerned, there are a variety of them in various hues and shades. Yes, this is one such system which is very much appealing, greatly appealing. And if we can translate into reality, but we cannot. Why? Because the whole process is being decided. I said that it is a mesmerism cast upon, a spell cast upon by the system. Until we can take these people out of this caste, like we are all aware of all the being teachers, I think we are aware of the root causes of a variety of ailments with which we are suffering. As society is suffering and so we are suffering. But we cannot do anything because hands are tied, shackles are there. Shackles everybody cannot shed off. It's just not possible because there are a lot of people who cannot give up their comfort. That comfort zone comes in play. And even if these all people come out with it, whether it is possible, I think there is a mechanism within the system which does not permit us to do it. Like evolution. Evolution is a very slow process. It is a very, very slow process. It takes over millennia. Similarly, in societies, and that is why these Sarvabhaumik values can be universal values. Why they are universal? Because there no mutation will take place at all. But here, the transformation within man will take place over a very period of time. And therefore, you have the people who are, you know, who have absolutely control on themselves, and they can think of the future of the humankinds. They are the people who have propounded lots of theories, but we are not able to practice them. So you shed off, you reject Adhyatmas, you reject Vedanta, and so on. I still feel there is a lot there to be gained from there. I would like to say that. However, the theory as you are propounding has got a tremendous appeal. Now, unless we realize this, if we become over enthusiastic, whether we can bring about that transformation, my basic question boils down to only this. एक बार पूरा देख लेते हैं. Yeah. Because what I believe in is that because of this restraint, like inertia works, if inertia was not there, my car will speed up and then it will hit somewhere, and finally neither car nor the driver will remain. So the system itself is deciding in some way. For example, consumer producing society has been sort of revitalizing itself. With the efforts of all various agencies, you can call them as whatever forces, from the side of the have-nots, from the side of the intelligentsia, and the Masiha of change. So what I feel is now we got to look into the technology, alternative technology and so on, which will actually be fruitful, and that will be able to, using that, probably will come out of our dilemmas, and therefore this rate of change, of transformation to be brought about within man's psyche can be tremendous. There could be a catalyst put there, because everywhere now the rate of growth, rate of development, everything is going on with a tremendous pace. The pace is increasing now. So also, of course, the dehumanization and, of course, degradation of forest and resources, everything. And therefore, the next word, therefore it could be a kind of terminal. I mean, there is no fear. There is no fear. Homo sapiens will definitely override the waves, howsoever high they could be. Thank you. इसी से संबंधित एक बात छोटी सी कि ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात हो रही है, चेंज या परिवर्तन की बात हो रही है. कहा जाता है कि आईएएस लोगों के पास बहुत पावर होता है, चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं. लेकिन अनुभव हमारा ये है कि जिन्होंने भी सिस्टम से हट के कुछ करने या सोचने या करने की कोशिश की है, बहुत जल्दी उनको सिस्टम से बाहर आना पड़ा है. उन्होंने रिजाइन किया, धर्माधिकारी जैसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं. तो मैं ये जानना चाहता हूं कि मानवकृत व्यवस्था का अंग रह के चेंज या परिवर्तन संभव है, या उसके लिए मानवकृत व्यवस्था से बाहर आना जरूरी है, जैसा कि आईएएस लोगों के साथ सबके साथ हुआ है. बहुत सारे उदाहरण हैं. See, we are talking of a utopia,
We are an evolutionary economy, just coming out of 3.5% growth rate of the country, just 50 years of independence, with a per capita income of just $600 per annum per person. And we are talking of independence of work, we are talking of the HR planning, we are talking of resource planning, and we are talking of people coming to the bureaucracy or to the other jobs for the upliftment or good of the society. I think these noble thoughts come to the mind once your stomach is full, and stomach of all the people around you, as I think he has put in this, is full within the system. Today in American society, probably they are finding it difficult to get people in the IT industry or people in the bureaucracy. They are finding it difficult because their tummies are full. They say, if I don't go to this job, I have 10 other jobs to go for. Here, the guys go to engineering. After engineering, they don't get a job. They go to MBA. After MBA, they go to IIM, because even that simple MBA that they have done in some other institutes, it doesn't satisfy him. He wants to go to that IIM. After IIM, and I can cite the example of my own batchmates, 10 people went to IAS after doing IIM A degree. So the greed, hunger, whatever you call it, I don't want to put labels to that, is unsatiable, because we are just evolutionary society. Today people are talking of a utopian urban system whereby people should not drive. This is the first car in the whole family, and why would I not drive? Even if I create pollution, everybody be damned. I want to be happy because this is the first time I am seeing some a good thing, prosperity. Where you see, if one doesn't want to go, because all of us, most of the people sitting here have come from the middle class or lower middle class or lower class, started almost at zero level. If 3 families, 3 generations, it can happen to Birlas or others where 3 generations have remained in prosperity. The 4th generation, Mr. Yash Birla, can live the way he wants to. But can we? We have the burden of bringing in the another generation, and probably the educators and others sitting here have contributed to some good things and are contributing to some good things by making people like you are making us or other people realize that, well, there is something beyond that. I am sure if after the workshop also nobody is going to leave his good things and suddenly become a preacher for this, but at least we'll put some thoughts into it. And as I said, ultimately it is the society's prosperity which will make people feel that yes, my prosperity alone is not good enough. The prosperity of the whole system is what is required. And that happens when the country gets to a particular level. And as you rightly said, I think you are pointing out a very beautiful thing, that in getting there, should we spoil the whole thing much worse? And therefore we should keep this in mind while getting that prosperity. I think that's the essence. मुझको लगता है कि लंच के टाइम की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं. मैं सिर्फ 2-3 लाइन में कमेंट करूंगा और उसके बाद आप लोग लंच के लिए चलेंगे. एक तो ये चाहिए शब्द अब नहीं चलेगा. ठीक, मैंने एक बार भी चाहिए शब्द नहीं कहा. चाहिए शब्द मैं 7 दिन में एक बार भी नहीं बोलूंगा, है ना. ये चाहिए शब्द नहीं चलेगा. सारा मामला सुख का है, चाहे वो गाड़ी चलाना है या कुछ और चलाना है या हिमालय में गुफा पे जाना है, और चाहे परिवार के साथ ठीक से जीना है. तो यदि बाय एजुकेशन एक युवा को ये समझ में आता है कि मेरे सुखी होने के लिए ऐसा जीना मेरी जरूरत है, इससे पॉल्यूशन होता है या देश खराब होता है, ये सब अब नहीं चलने वाला है. मेरे सुख पूर्वक जीने के लिए खुद में सॉल्यूशन के साथ में जीना
परिवार में प्रॉस्पेरिटी के साथ में जीना, समाज में फियरलेसनेस का होना और कोएग्जिस्टेंस का होना मेरे सुखपूर्वक जीने के लिए मेरी जरूरत है, मेरी बाध्यता है, मेरी खुशी भी है और ऐसा ही मैं जीना चाहता भी हूं और वो जीने का कॉम्पिटेंस भी एजुकेशन उसको दे। तो मेरा ऐसा मानना है, अभी मानना ही है, कि लगभग मोर देन 50% लोग इस बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे। वेस्ट, मेरा भी वेस्ट का कोई बहुत बड़ा अध्ययन नहीं है, वेस्ट में कुछ भी कितने साल चलेगा मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन यहां लोगों के पास अभी वो बीज जिंदा है जो गहरे में कहीं हमारे बैठा हुआ है कि साधन के साथ हम बहुत अधिक खुश नहीं हो सकते हैं। वो बीज हमारे पास जिंदा है। अब ये थोड़ा नया नया झोंका है, ये नया नया झोंका एक बार गुजरेगा और यदि हम विकल्प को खड़ा कर सके, बातें नहीं चाहिए, जीता जागता मॉडल चाहिए। यदि जीता जागता मॉडल हमको युवा पीढ़ी के रूप में दिखाई देता है कि हां ठीक से जीने का ये एक तरीका है, ऐसे जिया जा सकता है। हम गाड़ी ना रखें ऐसी कोई चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। हम ठीक से जिएंगे, ठीक से हमारा घर होगा, ठीक से हमारी गाड़ी होगी, ठीक से हमारी इंडस्ट्रीज होंगी, है ना, और हम ठीक से जिएंगे। इस धरती पे ठीक से जीने के लिए पर्याप्त साधन मौजूद है। लेकिन ये एजुकेशन में जो 3 भूत को आदमी के सर पे सवार कर दिया, अब इसके बाद वो क्या करेगा, अब वो सारा किस्सा आपने सुना ही दिया। तो क्या हम लोग यहां इसलिए बैठे हैं, एज ए पर्सन, एज ए फैमिली, मैं इस पूरी बात को जांचूं और खुद के आधार पे इन सारी अव्यवस्थाओं के बावजूद क्या मेरे जीने का कोई प्रैक्टिसेबल रास्ता निकल सकता है? यदि मेरे जीने का कोई प्रैक्टिसेबल रास्ता निकल सकता है और एक एजुकेशन एज ए होल हमारे सामने आती है और साइंस में जितनी सारी कमियां हैं, धर्म और अध्यात्म में कमियां ना कहें, उसकी एक अपनी यात्रा है। उसकी यात्रा में वो जहां तक पहुंचा है, आदमी के समाधान समृद्धि पूर्वक जीने के लिए पूरा नहीं पड़ा है। यदि ये बात आदमी के समाधान समृद्धि पूर्वक जीने के लिए पूरा पड़ती है और प्रैक्टिसेबल है और बाय एजुकेशन प्रैक्टिसेबल है, तो ये सबके लिए पूरा पड़ती है ना। तो मुझको ऐसा लगता है कि अभी शुरुआत भी नहीं हुई है। चर्चा करेंगे, परिवार में परिभाषित होती हैं। जो फिजिकल नीड्स हैं वो परिवार में तय होती हैं। आदमी शादी नहीं करे, अकेले आदमी की कोई बहुत नीड्स है नहीं, वो कहीं भी रह सकता है, खाने पीना। लेकिन जब आदमी सब परिवार रहता है तो फिर बच्चे और उनकी स्कूलिंग और उनका जीना सब कुछ एक सिस्टम में चाहिए। तो आवश्यकताएं परिवार में है। तो परिवार में शांति का मतलब है, यदि परिवार के सभी लोग समझदार, पति समझदार है सपोज बाय एग्जांपल, और पत्नी को लगता है कि नहीं पड़ोसी से तो कम है, अब घर में शांति रहना बहुत मुश्किल है, या वाइसा वर्सा, पत्नी को लगता है कि पर्याप्त है और पति को लगता है कि मेरे को तो फलाने से आगे निकलना है, ये परिवार में शांति का रहना मुश्किल है। तो पति पत्नी की डेफिनेशन हम लोग आगे बात करेंगे, एक मन दो शरीर। तो हम इस पॉइंट पे आते हैं कि हाँ, एक परिवार में सभी का समझदार होने से कम पति पत्नी एंड जो एक छत के नीचे रह रहे हैं, तो आवश्यकताएं परिवार में परिभाषित होती हैं और आवश्यकताएं की पूर्ति करने का मामले में भी परिवार इन्वॉल्व है। तो परिवार आवश्यकताओं को तय कर पाता है, परिवार ही परिवार आवश्यकता को पूरा करता है। आवश्यकता से अधिक के भाव को हम आवश्यकता से अधिक के भाव में जीते हैं, इसका नाम समृद्धि है। समाधान समृद्धि पूर्वक जीने से परिवार में शांति है। सभी परिवार समाधान समृद्धि पूर्वक जी सकें, इसके लिए समाज में व्यवस्था एक आवश्यकता है। बहुत सारी चीजें हैं जो हम खुद तय नहीं, माने अपने लिए नहीं तय करते हैं। हम गाड़ी खरीद के लाते हैं तो हम रोड हम नहीं बनाते हैं, रोड पहले से बनी हुई है, उसके बाद हम गाड़ी खरीद के ले आते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, फिर चाहे एजुकेशन, फिर जो मानवकृत व्यवस्था की जो बात आती है, तो यदि सारी व्यवस्थाएं ठीक नहीं है तो ये परिवारों को सुखी रहना संभव नहीं है। तो सभी परिवार की सभी आवश्यकताएं पूरी हों, इस अर्थ में व्यवस्थाएं का ठीक होना एक आवश्यकता है। तभी परिवार अभयपूर्वक परस्पर विश्वास के साथ में जी सकते हैं। तो एक तो वो धरातल है कि जो स्वयं की अनुभूति और स्वयं की चेतना का धरातल है, उस धरातल पे एक व्यक्ति का सुख शांति संतोष आनंद को महसूस करना एक घटना है।
समाज में सुख शांति संतोष आनंद की परंपरा हो, इसके लिए मानवीय व्यवस्था एक आवश्यकता है। तो स्वयं के धरातल पे चीजों को महसूस करना, उसकी निरंतरता के लिए समाज में व्यवस्था के रूप में होना भी एक आवश्यकता है। इससे उसकी निरंतरता सुनिश्चित होती है। धरातल मीन्स कॉन्शियसनेस लेवल। एनिमल इंस्टिंक्ट के साथ में जीना एक धरातल है, ह्यूमन कंसाइंस के रूप में जीना एक धरातल है, मानव, देव मानव, दिव्य मानव, फिर ये और धरातल, ऐसे इसको धरातल शब्द को यहां इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए, मानव में सुख बोले, उसी तरह समाज में संतोष। मानव में सुख, मानव को सुख चाहिए, परिवार में शांति हो, तो वैसे ही समाज में संतोष, ऐसा बताया। अभय के बाद संतोष होता है। समाज में परस्पर विश्वास होने से, अभय होने से संतोष की परंपरा सुनिश्चित होती है। समाधान बराबर सुख, समाधान समृद्धि बराबर शांति, समाधान समृद्धि अभय बराबर संतोष, समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व बराबर आनंद। ये मानवीय परंपरा के अर्थ में, और इस पे आगे बात करेंगे। चलिए, तो हम लोग इस पॉइंट पे थे और हम लोग एक चर्चा कर रहे थे कि परिवार परंपरा और शिक्षा परंपरा हमको जो देती है, एक तो पैसा ही हमारी आवश्यकता है, ऐसी एक बात, सुविधा हमारी आवश्यकता है, ऐसी एक बात, और दूसरों से आगे निकलने में अपनी पहचान है, ऐसी एक बात। जैसे एक माँ अनजाने में कहती है कि फलाना को देखो, उसके मार्क्स तुमसे ज्यादा आते हैं, वो पढ़ने में तुमसे ठीक है। इंटेंशन ये है कि हमारा बच्चा भी उस पर ध्यान दे सके, है ना, इंटेंशन ये है। लेकिन कन्वे ये हो जाता है कि मैं दूसरे से कम हूं और दूसरे से अधिक होना ही सफलता है। तो दूसरे से अधिक होना सफलता है, ये उसकी जिंदगी जीने की फिलॉसफी के रूप में चला गया। अब सारी जिंदगी वो किसी के साथ जी नहीं पाएगा, हमेशा दूसरों से कम है या दूसरों से अधिक है। तो अनजाने में बहुत सारी चीजें हैं जो ट्रांसफर हो रही हैं। इस रूप में हमने देखे तो हमने इस बात को, ये काफी सेंसिटिव मुद्दा है, और जैसा कि सर ने काफी इसको एलेबोरेट किया या बाकी लोगों ने भी इसको काफी कहा, इसको एक दूसरे रूप में कभी कभी मैं कहता हूं, और इसको आज फिर इसको रिपीट करता हूं कि जैसे एक आदमी अपने सुख की यात्रा पर निकला, रायपुर से निकला और उसको सपोज दिल्ली पहुंचना है, बंबई पहुंचना है, जहां सारा सुख है, एक मान लेते हैं एक मंजिल के रूप में, और रास्ते में नागपुर पड़ता है। नागपुर का स्टेशन काफी बड़ा है और नागपुर का स्टेशन देख के मुझको भ्रम हो जाता है कि मेरी मंजिल आ गई है, दिल्ली आ गया है, और मैं नागपुर में उतर जाता हूँ। किसी होटल में जाके ठहरता हूँ और सुबह उठता हूँ और रिक्शे वाले को बोलता हूँ, कहाँ चलो? संसद। ये नॉइज करता है, संसद चलो। अब रिक्शे वाला भी नया था, वो भी घुमाता है पूरे शहर में, संसद ढूंढता है, शाम को वापस दोनों होटल लौट आते हैं और संसद नहीं मिलता है। अगले दिन फिर सुबह निकलते हैं संसद की तलाश में, संसद मिलेगा? और क्योंकि हमने कहीं सुना था कि असफलता बताती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ है, और हमारा संकल्प और ऊंचा है और बड़ा है, और हम 30 साल तक नागपुर में संसद ढूंढते हैं। संसद तो मिलना नहीं है, होटल का कमरा, उसका खाना पीना, उसको ऐशो आराम, कुछ सुख भी है ही है। तो कुल मिला के हमारा निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष निकला कि सुख दुख साथ साथ है। होटल का थोड़ा सा सुख और जिंदगी भर संसद ढूंढी, नहीं मिलने का दुख, और जिंदगी भर ढूंढा और नहीं मिला, तो हमने कहा संसार माया है।
किसी को समझ नहीं आया है, ठीक। और जिंदगी भर कोई चीज की तलाश है, उसके लिए हम मेहनत करते हैं, वो नहीं मिलता है, तो हमने कहा जीवन एक संघर्ष है। ये अंतिम ज्ञान सबके पास सुरक्षित रहता है, जिसको युवा पीढ़ी सुनना नहीं चाहती है। हर बुजुर्ग युवा पीढ़ी से, हर युवा बुजुर्ग से बचता है, एक डिस्टेंस मेंटेन करता है, क्योंकि उसके पास जो ज्ञान है वो युवा को कोई काम का लगता नहीं है। तो ये ज्ञान है ना, ये किसको स्वीकार होगा? हर आदमी निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहता है, हम उसको समझाना चाहते हैं कि सुख दुख साथ साथ है। हर चीज संसार में, हर घटना किसी नियम से घटती है। माया का मतलब है कि या तो वो है ही नहीं या वो समझ में नहीं आएगा, जो मीनिंग आप ड्रॉ करें। जीवन एक संघर्ष है। क्या गड़बड़ हो गया? ये क्या गड़बड़ हो गया? हम कहां ढूंढ रहे हैं? नाक, जहां संसद है ही नहीं, हम वहां संसद ढूंढ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम भ्रमवश गलत जगह में गलत चीज ढूंढ रहे हैं। तो हम ये नहीं कह रहे कि ये सब पड़ाव गलत हैं। क्या क्लैरिटी बनी? कि पूरा एजुकेशन हमको हमारे मूल लक्ष्य को भी स्पष्ट नहीं कर पाता है ना। सारा एजुकेशन, सारी परिवार परंपरा मुझको ये भी स्पष्ट नहीं कर पाती है कि मेरा मूल लक्ष्य क्या है। उम्र के हिसाब से चीजें बदलती चली जाती हैं, मैं लगातार चीजों के पीछे दौड़ता चला जाता हूं और जिंदगी की शाम हो जाती है। किसी पॉइंट पे जाके हमको लगता है कि सुख दुख साथ साथ है, जीवन एक संघर्ष है, संसार माया है। जबकि अब समझ में आता है कि भ्रम बराबर समस्या बराबर दुख और समाधान बराबर सुख है ना। तो दुख, हाँ जी, ये कैसे है? भ्रम, जो चीज जैसी है उसको वैसा ना देख पाना। नहीं देख पाने से उसके साथ में जीना बनता नहीं है, नहीं जीने से वो दुख है ना। हार्मनी से जीना नहीं बन पाता है। समाधान का मतलब है कि जो चीज जैसी है उसको वैसा देख पाना। जैसी है वैसा देख पाते हैं तो उसके साथ में जीना हमारा बन जाता है और हार्मनी से हम जी पाते हैं, यही सुख है। तो समाधान बराबर सुख और भ्रम बराबर समस्या बराबर दुख। तो ये हमको समझ में आता है। तो अब दुख क्या चीज है? हाँ, तो दुख मात्र सूचना है कि समाधान का अभाव है, और समस्या है तो समाधान है ही। समस्या है तो समाधान है ही, क्योंकि एग्जिस्टेंस में कोई समस्या नहीं है ना। समस्या does not exist, the only thing is we are not able to understand the things as they are. हाँ, हाँ, समाधान means seeing the reality, solution. हाँ, समाधान का मतलब है कि चीजें जैसी हैं। समाधान का एक क्लियर मीनिंग है कि किसी घटना के नियम की जानकारी होना। किसी घटना के नियम की जानकारी होना बराबर समाधान। कोई चीज कैसे घट रही है उसको समझ पाना। तो अभी के लिए कंक्लूजन कि भ्रमवश हम किसी एक पड़ाव को, स्टेज को, जो हमको परिवार से मिला, परंपरा से मिला है ना, उसको हम अपनी मंजिल मान के और कहीं ऐसी जगह रुक गए हैं। और जिंदगी, तो मेरी मूल चाहत निरंतर सुखपूर्वक जीना है। हर मानव का लक्ष्य समाधान, समृद्धि, अभय के साथ में जीना है। ये हमको देना परिवार परंपरा और शिक्षा परंपरा। तो हमने जहां से बात शुरू की थी, क्यों जीना है? निरंतर सुख की तलाश है। भाषा आप कुछ भी दे लें, कुल मिला के एक सुख की निरंतरता की तलाश है।
और सुख की डेफिनेशन से पता चला कैसे जीना है। कैसे जीना है? व्यवस्था को समझना है, व्यवस्था में जीना है। दैट्स इट। दोनों क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब केवल अपने को 4 व्यवस्था पे चर्चा करना है। इन सब बातों की धीरे से चर्चा करेंगे। अभी तो मैंने कुछ कह के छोड़ दिया है, आगे आगे जैसे चलेंगे सूत्र के रूप में लिख सकते हैं, जीवन नित्य उत्सव है। यही हमको स्वीकार होता है। संसार माया नहीं है, संसार नियम पूर्ण है। और सुख दुख साथ साथ नहीं है, सुख ही सुख है, दुख मात्र सूचना है कि समझ की कमी है, समाधान का अभाव है। संसार नियम पूर्ण है, हर घटना किसी नियम से घट रही है। हमको उस नियम की जानकारी नहीं है, ये हमारी प्रॉब्लम है, हमारी समस्या है। जीवन नित्य उत्सव है। यदि सब कुछ समझ में आता है तो हार्मनी पूर्वक जीना बनता है और नित्य उत्सव की बात आती है। तो पहला चैप्टर शुरू करते हैं। मानव में व्यवस्था को समझना। जीना। क्यों हम समझना चाह रहे हैं? हाँ। और यदि मानव की समस्त आवश्यकताएं पूरी हो सकें तो वो सुखपूर्वक जी सकेगा, है ना। यदि मानव की समस्त आवश्यकताएं पूरी हो सकें तो वो सुखपूर्वक जी सकेगा, ऐसा हमारी स्वीकृति है। समस्त आवश्यकताएं, ठीक। तो एक मानव की आवश्यकताओं के बारे में चर्चा करते हैं। मानव की आवश्यकताओं को गिना जा सकता है कि नहीं? नहीं गिना, अनलिमिटेड है। अब गिनते हैं। तो ऐसा करते हैं कि एक बच्चे के पैदा होने से लेके और 4 कंधे की यात्रा तक एक मानव की जितनी भी प्रकार की आवश्यकताएं हो सकती हैं, आप उनको बोलते जाएं, मैं उसकी लिस्ट बनाता हूं। हाँ, आप कुछ पहुंचना है, कहाँ कुछ काम करना पड़ेगा। आप सारे लोग मिलके ये बोर्ड नहीं भर पाएंगे। हाँ, कोशिश करके देखें। है ऑल नीड्स आप बोलते जाइए, जैसे जैसा होगा आप लोग कर लेंगे। हाँ जी, एक बच्चे के पैदा होने से लेके 4 कंधे की यात्रा तक सारी आवश्यकताओं की एक असेसमेंट करके देखते हैं कि कुल कितना क्या चाहिए अपने को। हाँ जी, ये फिल्म बहुत हिट हुई थी। थोड़ा आप लोग माइक से बोलेंगे। जो है उसमें सारी चीजें आ जाती हैं 6 स्टेप्स में। स्टार्ट्स विद दिस ओनली। एक बात फिर से विनम्र निवेदन, शुद्ध रूप से अपने को देखेंगे। अब सबको विदा कर दीजिए। ठीक है, ठीक। हाँ, अपनी जिंदगी और मकान, और इसके बाद हमको एक बिलोंगिंगनेस की जरूरत होती है जिसमें परिवार और समाज आ जाता है। संबंध और इसके बाद सुरक्षा, सिक्योरिटी, सुरक्षा। थोड़ा सा सुरक्षा चाहिए कि समझ चाहिए? जब समझ हमारे बीच में नहीं होती है तब सुरक्षा की जरूरत होती है। राइट। तो सुरक्षा हमको समझ चाहिए। समझ, अगर सब में समझ है तो फिर सुरक्षा असुरक्षा का सवाल नहीं है। फिर सवाल नहीं। हाँ जी, मूल में क्या चाहिए उसको पहचानते हैं। हमको शिक्षा, अब शिक्षा के बारे में बड़ा झंझट पैदा हो गया है। तो हमको एक तो स्किल एजुकेशन चाहिए और एक समझ चाहिए। ये 2 क्लियर डेफिनेशन कर दिए। स्किल के लिए एक शिक्षा चाहिए, स्किल्स के बारे, और समझ के बारे।
हाँ जी, difference between the skill and the education. हाँ जी, Education is the concept behind the skill. Skill is the practical aspects of implementation of that. Yes. ठीक है। अब इसको अपन थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं कि मानव का मानव और प्रकृति के साथ तालमेल पूर्वक जीने के लिए जो कंटेंट है उसका नाम समझ है, ठीक। और अपनी रोजी रोटी, अपने शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमको किन्हीं स्किल्स की जरूरत है ना। उसको, उसके बिहाइंड कोई कॉन्सेप्ट होगा, कोई बात होगी तो वो भी उसमें शामिल कर लेते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू था, हाँ, जब आप यूथ को सीधा स्किल पे छोड़ देते हैं, जो कि आज हम लेट अस से वी आर डूइंग इन द इंजीनियरिंग करिकुलम, ही इज नॉट एबल टू अप्रिशिएट द लार्जर पिक्चर। सर, ये I mean, you are including samajh in the education and also samajh in the suraksha. Skills in the light of in the light of samajh covers. And suraksha, even if you fulfill his needs, there is somebody whose needs are little more, and there is an imbalance between his needs and the other person's needs. Therefore, suraksha again may be required. ठीक है, जितना समझ का कमी है उतना सुरक्षा की भरपाई उससे करने की कोशिश हम करते हैं, ठीक। लेकिन मूल में तो कुल मिला के समझ चाहिए। हाँ, इसके बाद मेरे हिसाब से दो चीजें बचती हैं। हाँ। एक तो रिकॉग्निशन, जिसको पहचान कहते हैं, और लास्ट है मेरे हिसाब से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी अपनी क्षमताओं के हिसाब से परफॉर्म करने का मौका, अपॉर्चुनिटी, यानी अपनी क्षमताओं को सार्थक करना इस दुनिया में। पहचान नहीं, सही अर्थ में पहचान वही, फुलफिलमेंट, जिससे सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, समझ, फिर वो समझ। हाँ, हाँ जी, माइक इस्तेमाल करेंगे। स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए जो भी चाहिए, स्वस्थ रहने के लिए जो भी चाहिए। लिटरेसी स्किल्स तो बच्चे में किसी में भी होनी चाहिए। हाँ, ठीक है ना। स्किल में वो चीजें तो नहीं सिखाएंगे उनको। इससे इट इज इन ब्रॉडर सेंस। अच्छा, दैट विल इंक्लूड। साक्षरता अभियान इसमें शामिल। सम्मान लिटरेचर का पार्ट नहीं है, सम्मान अल्टीमेटली वही है, वही। हाँ। आप कुछ कहें सम्मान नहीं। हाँ जी, हाँ जी, एंटरटेनमेंट चाहिए कि सुख चाहिए? सुख के अभाव को हम एंटरटेनमेंट से पूरा करने की कोशिश करते हैं, पूरा करने का एक असफल प्रयास करते हैं। सही अर्थों में देखिए, खूब एक सिंपल एग्जांपल हम देखते हैं। दो बच्चों के बीच में दोस्त आ जाता है, अब खिलौने की जरूरत उतनी नहीं रहती है, या खिलौना हम दो लोगों खेलने के काम आता है। माने दो लोगों के बीच में यदि हार्मनी है, मेरे खुद के भीतर यदि हार्मनी है, फिर उस तरह की जरूरतें मुझको नहीं है। तो बेसिकली हमको सुख की जरूरत है ना। मनोरंजन से भी हम किसी सुख को ही एक्सपेक्ट करते हैं। हाँ जी, प्लीज। हाँ, सबके साथ शेयर करेंगे। हाँ जी, वही सुख हो गया ना महाराज। सुख सुख सुख। हाँ जी, और बताइए। आत्मविश्वास। समृद्धि। हाँ, लेकिन जितनी समृद्धि की बात कर रहे हैं वो यहाँ पे सुविधा की अपन कुछ बात कर रहे हैं। समृद्धि की बात कर रहे हैं तो वो समझ से पैदा होने वाली कोई चीज है। ठीक है, और बताइए। हाँ जी, एडवेंचर। हाँ जी, क्या चीज है? चलिए एक लाइन लिख देता हूं, वो काफी कुछ एक्सप्लेन करेगी। हाँ जी, हाँ जी, एक सूत्र लिख रहा हूं जो आप, हाँ जी, हाँ जी, आप लोग के लिए सम्मानजनक बोलने के लिए माइक रखे गए। हमको आदत नहीं है माइक की, इसलिए हम जोर से बोल पाते हैं ना क्लासरूम में।
हाँ जी, प्लीज प्लीज। आपको डिग्रेड करे। एक सूत्र है, हर मानव स्वयं के महत्व को जानकर तृप्त होता है। हर मानव स्वयं के महत्व को जानकर तृप्त होता है। ठीक? महत्व क्या चीज है? इंपॉर्टेंस। उस किसी चीज का महत्व उसकी उपयोगिता है। पेन का महत्व पेन की उपयोगिता है। मानव का महत्व मानव की उपयोगिता है। मानव की उपयोगिता क्या है? मानव की उपयोगिता समाधान और समृद्धि पूर्वक जीना, स्वयं परिवार के रूप में जीना और दूसरों के समाधान समृद्धि पूर्वक जीने में सहयोगी होना, ये मानव की उपयोगिता है। हाँ, वही कोएग्जिस्टेंस। इस कैनवस पे देखें तो इसमें हर इकाई उपयोगिता पूरकता के अर्थ में है। मानव भी व्यवस्था में जीना चाहता है, समझ पाता है, समझदार होता है, तो स्वयं में उपयोगी होता है, स्वयं में तृप्त होता है और परिवार में समाधान समृद्धि के रूप में, है ना, और व्यवस्था के अर्थ में तो चारों अवस्थाओं के साथ में पूरकता के साथ में जी पाता है ना, अपनी उपयोगिता को, अपने होने के मतलब को सिद्ध कर पाता है। मानव के होने से प्रकृति और सुंदर होती है और व्यवस्थित होती है, आने वाली पीढ़ियों को और बेहतर वातावरण मिलता है, उनके स्वस्थ रहने के अर्थ में और उनके समझदार होने के अर्थ में। ये मानव के होने का मतलब है परंपरा के अर्थ में। ये मानव की उपयोगिता है, ये मानव के सामने चैलेंज है। ये धरती आने वाले समय में मानव के रहने के लायक बचेगी या नहीं बचेगी, इससे बड़ा चैलेंज आदमी के पास नहीं है। इससे बड़ा करने के लिए एडवेंचर भी आदमी के पास नहीं है ना। मुझको आपने कह दिया इस पे, इसलिए थोड़ा सा, ये जितना सारा एडवेंचरस गेम्स है, इसका ओरिजिन के बारे एक बार ऐसे ही कुछ लोग फॉरेन से आते रहते हैं, इनसे बातचीत होती रहती है, तो इन्होंने बताया, एक बार ऐसी चर्चा में बात आई कि आदमी के खुश होने का मामला आहार, निद्रा, माने जब आदमी खुद को शरीर मान के जीता है तो उसके सुखी होने का तरीका एनिमल इंस्टिंक्ट्स के साथ में आहार, निद्रा, भय और मैथुन, प्रजनन, ये बहुत करके देख लिया, ये बहुत करके देख लिया, ये भी बहुत करके देख लिया।